गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बच्चों। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अध्याय में फिनॉल के रासायनिक गुणों का जो टॉपिक चल रहा था वह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे आ गया है बच्चों। आज हम फिनॉल की बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। क्या इन्वॉल्व होगी बच्चों? फिनॉल की बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, अर्थात फिनॉल की बेंजीन रिंग में होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था जो बेंजीन रिंग्स होती है वो सबसे ज्यादा जो केमिकल रिएक्शंस देती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। कौन सी रिएक्शन देती है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः बेंजीन रिंग देती है। उन्हीं अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे बच्चों हम। इसके अंतर्गत हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की चर्चा की जाएगी। आइए आज की हेडिंग लगाते हैं कि फिनॉल में जो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो किस प्रकार होती हैं बच्चों। अब चूंकि नाम से ही क्लियर हो गया कि फिनॉल में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये फिनॉल है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वह इलेक्ट्रोफाइल इस फिनॉल पर अटैक करेगा। और फिनॉल हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है रेजोनेंस में, इसकी व्याख्या यहां भी की जा रही है कि फिनॉल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अपने ऑर्थो और पैरा स्थान प्रोवाइड कराता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर, अर्थात यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अटैक कर कर वह फिनॉल से या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या फिनॉल से पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, या ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। इस तरह की हमें केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि फिनॉल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों देता है? पहला प्रश्न बना। इसका रेजोनेंस में भी हमने व्याख्या की थी जब हमने देखा था, हम क्या कहें, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल में बेंजीन रिंग होती है, इसका जो ऑक्सीजन है यह अपने इलेक्ट्रॉन, ये चूंकि यह सिग्मा पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, यह पाई बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा। इस प्लस को एंगेज करने के लिए यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बना लेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एरो जहां गया वहां माइनस आ गया। आगे क्या होगा, ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रांसफर होगा और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस और माइनस मिलकर एक बढ़िया सा डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऊपर की स्थिति वही की वही रही है, ये तो रहेगा ही, सेम रहेगा इसमें। तो फिर ये कार्बन आगे बढ़ेगा और ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा और इसके टूटने पर बॉन्ड यहां बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और अंतिम स्टेप में ऑक्सीजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वह इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ऊपर जाके डबल बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना के इसके लोन पेयर वापस आ गए। इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जब हम बात करेंगे, इन तीनों की बात करें, हम देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? अधिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। और इलेक्ट्रोफाइल तो बच्चों यही चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि हमें कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाए जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो तुरंत जाकर उसे बढ़िया सा नेगेटिव चार्ज वाला एक कार्बन मिल गया, वो तुरंत उसको पकड़ लेगा और उससे जाके केमिकल रिएक्शन करके उससे जुड़ जाएगा। तो इनमें हम देख रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज यहां आया,
यह ऑर्थो है और यह नेगेटिव चार्ज आया, यह पैरा है और ये भी नेगेटिव चार्ज आया, यह भी ऑर्थो है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यही जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। एक बात कभी कभी और भी आएगी बच्चों, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होंगे, कभी कभी एक दो रिएक्शन ऐसी भी आने वाली हैं, अभी तो फिनॉल के होगा ये, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होंगे जैसे वाटर होता है, वाटर एक सॉल्वेंट ऐसा होता है, अगर फिनॉल में वाटर है तो चूंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, वाटर इस H को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना देगा और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और इस फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होगा, ये हमने आपको पहले भी बताया था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन बढ़िया चार्ज आता है, कोई प्लस चार्ज मिल जाए तुरंत माइनस चार्ज से उसको पकड़कर डबल बॉन्ड बना लेगा और माइनस चार्ज आएगा। इस क्रम में जब नेगेटिव चार्ज आगे जा रहा होगा, फिर आगे जाएगा, यहां माइनस आएगा, यहां और यहां बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा और इसको आगे बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, ये फिर आगे बढ़ जाएगा और यहां माइनस चार्ज आकर यहां और यहां डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O आएगा और बाद में यह चार्ज वापस आ जाएगा फिनॉक्साइड आयन पर, डबल बॉन्ड बन गए और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया बच्चों। इन दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, इसमें इसके जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, और इसका सेकंड थर्ड फोर्थ है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसका जो चार्ज है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसके कार्बन पे ज्यादा चार्ज रहता है, क्योंकि इसमें दो सेपरेट सेंटर थे प्लस माइनस, इनमें इंटरेक्शन होगा तो चार्ज की कमी आएगी, इसमें केवल नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो जहां फिनॉक्साइड आयन बनेगा वहां जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो लार्ज एक्सटेंट पे होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और कहीं फिनॉक्साइड आयन बन रहा है इंटरमीडिएट में, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। क्या कह रहा हूं मैं, वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा एक्सटेंट में होगा। हो सकता है दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाई हो जाएं, दोनों ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो सकती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा, फिनॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आता है परीक्षाओं में, फिनॉल का ब्रोमीनीकरण, यानी कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ना है हमें? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। जब हम फिनॉल को ये फिनॉल है, ब्रोमीन के साथ कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कौन सा हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और लेस पोलर भी ले सकते हैं हम, क्लोरोफॉर्म CHCl3 में लो टेम्परेचर पर, लगभग होता है 293 केल्विन, लो टेम्परेचर पर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के H को रिप्लेस करके वहां जाके अटैच हो जाता है और Br आएगा ना, Br ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है और ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है भाई? ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, यानी ये क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और यह है पी ब्रोमोफिनॉल। यह जो बनता है यह मेजर बनता है, यह कैसा बनता है, अधिक मात्रा में बनता है। इसकी भी चर्चा की जाए, ये क्वेश्चन मिल गया कि इसमें पैरा ब्रोमोफिनॉल ज्यादा मात्रा में क्यों बनता है, ठीक है ना। अगर यही ब्रोमिनेशन
अच्छा, एक बात और भी आपको याद रखनी है इस रिएक्शन में जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते थे बच्चों, हमने क्लोरोबेंजीन में किया था, क्लोरोबेंजीन में किया था, तो हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें हमने एक लुईस एसिड लिया था। क्या लिया था हमने? लुईस अम्ल की उपस्थिति में किया था। जैसे हमने FeBr3 ले लिया था, वह एक्टिविटी बढ़ा रहा था। लुईस अम्ल की उपस्थिति में सामान्यतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑकर हो रही थी, लेकिन यहां लुईस अम्ल हमें नहीं दिख रहा है। हेलोजनेशन में लुईस अम्ल क्यों नहीं दिख रहा है, इस बात का प्रश्न बच्चों परीक्षा में आ जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में ये प्रश्न आ जाता है कि यहाँ लुईस अम्ल क्यों उपस्थित नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ लुईस अम्ल की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी बच्चों? जो OH होता है, जब यह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई? एक्टिवेशन इफेक्ट होता है। यह खुद में इतनी ताकत रखता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में दे देता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही बढ़ा देता है। इसमें खुद में अपने में ताकत होती है, या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ग्रुप होता है। ये खुद ही एक्टिवेट कर देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को अपने आप एक्टिवेट कर देता है कि आइए मैंने इलेक्ट्रोफाइल के लिए नेगेटिव सेंटर बना दिए हैं, नेगेटिव सेंटर यहाँ आके अटैक करे और तुरंत हमसे आके जुड़ जाए। तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि यह स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट रखता है। इस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट के कारण इसमें लुईस एसिड की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। ये प्रश्न आता है। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब यहीं दे दें। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आया कि जो पी प्रोडक्ट है वह मेजर क्यों बना? पैरा प्रोडक्ट मेजर क्यों बना? ऐसा कौन सा कारण है कि इसमें पैरा आइसोमर जो बना है वो मेजर बना है? बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर जो भी प्रोडक्ट मेजर बनेगा वह प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहा होगा, या उल्टी बात करें जो प्रोडक्ट माइनर बना होगा वह कम स्टेबल रहा होगा। दो में से कोई भी बात कह सकते हैं। जो माइनर बना वो कम स्टेबल, इस बात से भी कह सकते हैं हम जो मेजर बना वो ज्यादा स्टेबल। यहां क्या होता है बच्चों, जो Br और OH है यह पास पास होते हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन होता है। क्या होता है भाई? इनमें रिपल्सन होता है। यहां ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीनियम आयन जो था और यह हाइड्रोक्सिल आयन जो था, यह पास पास होने के कारण इनमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम होने के कारण, सब खेल स्टेबिलिटी का ही है बच्चों, यह कम मात्रा में बनता है। तो इसका भी आंसर हो गया। दो आंसर हो गए कि यह लुईस एसिड की एब्सेंस में इसलिए होता है क्योंकि OH का खुद का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इफेक्ट होता है। दूसरा, पैरा प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है? पैरा प्रोडक्ट मेजर इसलिए बनता है बच्चों कि यहाँ OH और Br पास पास होने से उनमें रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है भाई? उस रिपल्सन के कारण इसका स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है। चलिए अब और आगे की बात करते हैं, थोड़ा एक बात और करते हैं। अभी हमने नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट लिए थे, अब हम यदि पोलर सॉल्वेंट ले लें, सॉल्वेंट हमारा कैसा है? हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया। अब हमारा सॉल्वेंट पोलर आ गया, वो भी H2O आ गया, यानी जो ब्रोमीन है वह वाटर में है। किसमें भाई? ब्रोमीन वाटर में है, ब्रोमीन वाटर ले लिया। अब क्या होगा बच्चों? अब जो फिनॉल का प्रोडक्ट बनेगा उसमें हेलोजनेशन सभी पोजीशन पे हो जाएगा। सभी पोजीशनों पे ब्रोमीनियम आयन ऑक्युपाइड हो जाएगा और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। यह फिनॉल का टेस्ट भी है, फिनॉल का केमिकल टेस्ट भी है कि फिनॉल को केमिकल टेस्ट करना है तो हमने ब्रोमीन वाटर मिलाया, यदि वाइट PPT आ रहा है तो यह जो कंपाउंड है यह फिनॉल है।
अब एक प्रश्न और बनता है बच्चों यहाँ पे, नॉर्मली हमने देखा था जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था तब तो हमारा ऑर्थो और पैरा फिनॉल बना था, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बना था। लेकिन जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट लिया, इस पोलर सॉल्वेंट ने 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाया, अर्थात एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब ज्यादा हो गई। अभी एक ही ऑर्थो पे हो रहा था, अब दोनों ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझना था। यहां क्या हो रहा है बच्चों, छोटा सा खेल है एक। ये जो पोलर सॉल्वेंट है हमारा, वाटर है, यह क्या करेगा, इस पर अटैक करके पहले इससे जुड़ेगा और जुड़कर इसका H+ ले जाएगा और H3O फॉर्म में निकलकर फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। यहां फिनॉक्साइड आयन बना, वहां फिनॉल में ही रेजोनेंस हुआ था, यहां फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा। अब यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इस तरह से, और जब यह रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा तो यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरिजन इसके, क्योंकि इसमें प्लस माइनस था, सेपरेट था चार्ज, इसमें एक ही चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज अकेला सेपरेट है, इसका चार्ज ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें ज्यादा होगी जहां फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। इसके साथ साथ पोलर सॉल्वेंट जो ब्रोमीन था, Br2 था, जो Br2 था, Br, अगर ये वाटर में आता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होने के कारण इस Br2 का आयोनाइजेशन भी ज्यादा करेगा, ज्यादा मात्रा में ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, Br पॉजिटिव। कैसे बनाएगा, लार्ज अमाउंट में Br पॉजिटिव देगा, क्योंकि यह पोलर है। दो रीजन हो गए बच्चों, है ना। पहला रीजन क्या हो गया, इसमें फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इस फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होगा तो यहां चार्ज ज्यादा मिलेगा ऑर्थो पैरा पर, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सभी पोजीशन पे आके तुरंत ब्रोमीनियम आयन जुड़ के बनेगा। ब्रोमीनियम आयन भी ज्यादा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट पोलर था, वहां पोलर नहीं था। बहुत सी बातें मिल गई बच्चों में, कंपटीशन बहुत बातें आती हैं। पहली प्रश्न मिल गया हमें कि यह जो रिएक्शन हो रही है वह एब्सेंस ऑफ लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में क्यों हो रही है, इस बात की हमने व्याख्या कर ली बच्चों। क्योंकि यह अपने आप में खुद ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग स्पीशीज है, यह खुद एक्टिव कर देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन को OH अपने स्पेशल नेचर के कारण। दूसरा क्वेश्चन बना कि जो पैरा आइसोमर है वह मेजर क्यों है। ये प्रश्न बच्चों कंपटीशन में बहुत आते हैं, बहुत परीक्षा पूछी जाती है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पैरा मेजर इसलिए बना क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीनियम आयन का ब्रोमीनियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास होने के कारण उनमें रिपल्सन ज्यादा था, इसलिए यह मेजर बना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आई, यदि हमने पोलर सॉल्वेंट H2O ले लिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्यों बना। ऐसा क्या हो गया कि तीनों पोजीशन पे बना, क्योंकि इसमें बीच में फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज जो होता है बेंजीन रिंग में ज्यादा होता है कंपैरिजन फिनॉल के। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा आसानी होती है सभी पोजीशन में जुड़ने में, और जल भी इसके आयोनाइजेशन को बढ़ाता है। चौथी बात, इससे हम फिनॉल का टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, फिनॉल का परीक्षण भी कर सकते हैं। इन चार बातों की हमने व्याख्या कर ली अभी, ठीक है ना। इन चार बातों को हमने
अब समझ लिया है कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन किस प्रकार होगा, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, अगली हेडिंग लगाते हैं फिर। चलिए अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा NO2। NO2H को सब्स्टिट्यूट करेगा, ऑर्थो पैरा पे करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। रिएक्शन लिखें, हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को HNO3 के साथ, वो भी डाइल्यूट है, कैसा है बच्चों? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पर, लगभग 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अप्रोक्स, इसको हमने रूम टेम्परेचर होता है लगभग ये, इससे रिएक्ट कराया तो इसका जो नाइट्रो ग्रुप है वह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा हमें। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस मिक्सचर में यह जो पैरा आइसोमर है, पैरा आइसोमर, यह मेजर होगा। कैसा होगा भाई? ये भी याद रखना, सामान्यतः है, सामान्य नॉर्मल केस में पैरा आइसोमर मेजर होते हैं, कोई स्पेशल कंडीशंस आएगी तब हम अलग बात करेंगे। जनरल केस में पैरा आइसोमर मेजर मात्रा बनते हैं, ये स्टेबल होते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ एडिशनल फैक्टर भी आ जाते हैं, उनकी व्याख्या मैं करूंगा बीच के बीच। अभी इसमें कुछ विशेष कारण हैं, ये मेजर क्यों बन रहा है इसकी हमें बात भी करनी है। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है कि यह मेजर क्यों है, पैरा आइसोमर मेजर मात्रा में क्यों बना। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, मेजर वो बना होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है नहीं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उस स्टेबिलिटी के भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, मैं फिर बताता हूं। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये है, और नाइट्रो ऑर्थो पर N डबल बॉन्ड हो, और यहां थोड़ा नीचे लिख दें N डबल बॉन्ड O, और ये O लगाया माइनस प्लस। होता क्या है, इसमें एक एडिशनल बॉन्ड आ जाता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसी मॉलिक्यूल के नाइट्रो ग्रुप के साथ, दोनों ग्रुपों का पास पास होने के कारण एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, एक एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा, उसमें एडिशनल फोर्स आ गया। इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी बात करें, अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ये फिनॉल है और यहाँ पे नाइट्रो है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इसके मॉलिक्यूल में भी एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, NO नेगेटिव। थोड़ा दूर कर दें उसको, छोटा सा बेंजीन रिंग बना दे, वो ज्यादा अच्छा है ना। OH और यहाँ NO2 लिख दिया अभी हमने, है ना। एक बेंजीन रिंग हमने बनाई, N थोड़ा बड़ा बना देना, NO नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। एक और बना दिया फिनॉल का मॉलिक्यूल हम, नाइट्रोफिनॉल का, यहाँ OH और यहाँ N डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या होता है, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसके मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है,
लेकिन अपोजिट साइड से बनता है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर होती है। बहुत से अणु आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में होता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यह क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो हो गई होगा, एक साथ बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया और ये स्टेबल होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसा होगा भाई, हाई बीपी होगा, इसका क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसमें एक ही बॉन्ड तोड़ना था, जल्दी बॉयल हो जाएगा, इसमें कई बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा, बहुत से हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ आ गए हैं, सबको ब्रेक करने के लिए ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। यानी अगर वेपर बनाएंगे तो जल्दी वेपर किसकी बन जाएगी बच्चों, जल्दी किसकी बन जाएगी, हाँ बताइए किसकी बन जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। यानी यह हो गया मोर वॉलीटाइल, ये कैसा हो गया, ये जो था यह हो गया मोर वॉलीटाइल, यह जल्दी वॉलीटाइल हो जाएगा, और यह हो गया लेस वॉलीटाइल। क्या हो गया, यह लेस वॉलीटाइल। बहुत से प्रश्न आ जाते हैं बच्चों, यह मेजर इसलिए बन रहा है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यह सिमेट्रिकल है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए लार्ज एक्सटेंट में बनेगा। यह कम मात्रा में इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट रहेगा इसलिए। दूसरी बात, यह लेस वॉलीटाइल है, सॉरी मोर वॉलीटाइल इसलिए है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इसको जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यह ज्यादा देर में वॉलीटाइल होगा, यह जल्दी वॉलीटाइल हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लार्ज मात्रा में है, इसलिए उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इससे, ये बात भी नोट करना है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यदि हमारा नाइट्रेशन में लिया जाने वाला नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जब नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ नाइट्रोजन बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी बताया था बच्चों, ब्रोमिनेशन में हमने पोलर सॉल्वेंट लिया था, फिनॉक्साइड आयन बना था, एक्सटेंट ऑफ ब्रोमिनेशन बढ़ गया था और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सब जगह हो गया था। ऐसा ही इसमें होने वाला है, यदि नाइट्रेशन हम करा रहे हैं कंसंट्रेट में तो हमारा एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन ज्यादा होने के कारण 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा भाई, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सॉल्वेंट है बच्चों, ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें नाइट्रो ना कहकर इसको अम्ल कहा जाता है। अब अभी तक फिनॉल एसिडिक नेचर का था, लेकिन यह एसिड है। यह एसिड क्यों है, इस बात की भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें 3-I इफेक्ट वाली स्पीसीज जुड़ी हुई हैं और जिनमें हाइपर कंजुगेशन और -I इफेक्ट और -M इफेक्ट दोनों पाए जाते हैं और दोनों ही एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। फिनॉल तो वैसे भी एसिडिक था, 3-I और -M इफेक्ट वाली स्पीसीज आ जाएंगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम कर देंगी कि यह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और यह तुरंत हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, इसलिए इसका नाम पिक्रिक अम्ल हो गया। एसिड इसको कहा जाता है। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम ऐसे केमिकल हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, फिर भी उन्हें एसिड कहा जाता है। इनमें C डबल बॉन्ड OH नहीं है, फिर भी इसके नाम में एसिड लगाया जा रहा है। वो इसीलिए लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा
एसिड के लिए फेवरेबल इफेक्ट इसमें है। लेकिन बच्चों ये जो मेथड है यह बेस्ट मेथड नहीं है, बेस्ट मेथड नहीं है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने की बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स भी बनेंगे साथ में और सभी फिनॉल्स का मिक्सचर बनेगा, सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मिक्सचर बनेगा। बेस्ट मेथड कौन सी है, आगे की रिएक्शन कौन सी है, इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटा देना, अगली रिएक्शन बताते हैं। फिर अगली हेडिंग लगाते हैं, फिनॉल का हम सल्फोनेशन कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं भाई, सल्फोनेशन कर रहे हैं, SO3H द्वारा रिप्लेसमेंट होना है। H का H2 निकलना है बच्चों, निकलने वाले हम लिख नहीं रहे हैं, वो आपको याद कर लेना है। जब इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर लगभग 298 केल्विन तापमान पर रिएक्शन हो, यह कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर 373 केल्विन पर रिएक्शन हो, तब क्या होगा, तब इसमें SO3H अगर लो टेम्परेचर पर हो रही है तो ऑर्थो डेरिवेटिव्स बनेगा, और यदि हाई टेम्परेचर पर हो रही है तो पैरा डेरिवेटिव्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, क्योंकि ये भी याद रखना है बच्चों आपको, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप देखते हैं या इनका मेरिट्स देखते हैं उसमें SO3H OH से पहले आता है, तो जो मेन पेरेंट्स होगा वो यह होगा, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना, पूरा लिखना है आपको। इसमें 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, उसमें 2 हाइड्रोक्सी होगा, इसमें 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, 2 और 4 का, यानी ऑर्थो और पैरा आइसोमर का मिक्सचर प्राप्त होगा। अगर इस मिक्सचर का, इसी मिक्सचर का यदि हम नाइट्रेशन अब करा दें, कंसंट्रेट HNO3 द्वारा, टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा, अब आसान हो गया। अब जो इसका रिप्लेसमेंट होगा, लार्ज एक्सटेंट में NO3 आएगा, ये पोजीशन पहले से एक्टिवेट हो रखी है। अब जो बनेगा, अभी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, लेकिन यह विधि, यह जो ट्राई ब्रोमो नहीं बच्चों, ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, लेकिन इस विधि में बनने वाली जो यील्ड है, जो मात्रा है, वह अधिक होगी। अब रिप्लेसमेंट किया हमने, अब पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमने नाइट्रेशन द्वारा अब बना दिया ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये अच्छा बनेगा, मतलब क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ज्यादा मात्रा में यह बनेगा। अब नाइट्रेशन के बाद, अब नाइट्रेशन होगा तो ज्यादा मात्रा में बनेगा। वहां नाइट्रेशन जब हुआ था, डायरेक्ट कंसंट्रेशन में किया था, वो बेस्ट यील्ड नहीं बन रही थी, इसकी यील्ड ज्यादा होगी। इसको भी नोट करो बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसका, एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं। इसका नाम है, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें 2 रिएक्शंस आती हैं बच्चों, एक तो एल्काइलेशन आता है जहां R से सब्स्टिट्यूशन होगा, एक एसाइलेशन आता है जहां RCO से सब्स्टिट्यूशन होगा। ये एल्काइलेशन कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, एल्काइलेशन, और यह कहलाएगा
एसाइलेशन। ठीक है ना। चलिए हम रिएक्शन पढ़ते हैं। हमने फिनॉल लिखा, ये फिनॉल है। इस फिनॉल की रिएक्शन एल्काइलेशन अभी हम करा रहे हैं। CH3Cl क्लोरो मिथाइल क्लोराइड यानी एल्काइल हैलाइड से कराई। प्रेजेंट किसकी है बच्चों? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंट में हो रही है। और एक हम करा दें एसिटाइल क्लोराइड, प्रेजेंट वही है एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। यहाँ एल्काइल डेरिवेटिव्स बनेगा OH, ऑर्थो पे एल्काइल आ जाएगा यानी ऑर्थो मिथाइल फिनॉल या क्रिसॉल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? इसका नाम क्रिसॉल भी है, क्रिसॉल भी बोलते हैं इसे। और अगर एसाइलेशन कराया तो भी एसाइलेशन ऑर्थो और पैरा पर होगा, OH और COCH3। ये क्रिसॉल है, इसको एल्काइलेशन बोलते हैं, यह एसाइलेशन है। दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसके बारे में एक बात मुख्य है, इसमें जो प्रोडक्ट बना वह कम मात्रा में बनता है। प्रश्न आता है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन जब फिनॉल में हो रहा है, एल्काइल हैलाइड में तो ठीक भी हो रहा था, फिनॉल में जब हो रहा है तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम मात्रा में बन रहा है। ऐसा क्यों हो गया बच्चों? यहां जो फिनॉल था बच्चों, फिनॉल ये होता है OH, और यहां जो रिएक्शन होती है वह AlCl3 की प्रेजेंट में होती है। AlCl3 एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है ये? यह एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यह अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और यहां पर लोन पेयर होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, अर्थात यह अपना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। लेकिन यह अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में दान करता है। हम बता चुके थे यह बहुत अच्छा एक्टिवेटेड ग्रुप है। यह बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, और वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। यह इसकी इस बात का फायदा उठाएगा, ये कहेगा भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे, मैं भी इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छुक हूं, और यह इसको लालच देगा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। और यह अपना OH का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, इस कुछ इलेक्ट्रॉन की मात्रा इस AlCl3 को भी देगा, क्योंकि यह लुईस अम्ल है या लुईस क्षार है। इस घटना से क्या होगा, जो OH था उस OH का एक्टिवेशन इफेक्ट, जो एक्टिवेशन इफेक्ट था वह कम हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? इस लुईस अम्ल के कारण OH के इलेक्ट्रॉन एंगेज हो जाएंगे, यह इनको एंगेज कर लेगा और OH के एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देगा, जिससे यह कम मात्रा में चार्ज को बेंजीन रिंग में भेजेगा। और जब बेंजीन रिंग में कम मात्रा में चार्ज जाएगा तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स जो बनेंगे वह भी कम मात्रा में बनेंगे। आपको समझ में आ रहा ना कि प्रश्न आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं वह कम मात्रा में बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यह रिएक्शन लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। यह लुईस अम्ल फिनोलिक OH को एंगेज करके उसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए यह कम मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं। मैं आशा कर रहा हूं फिनॉल के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को मैंने शुरुआत की थी उनके संबंधित सभी तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। सब क्वेश्चन बच्चों इसके हो गए हैं, लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अगले कालांश में फिनॉल की बहुत महत्वपूर्ण गुण की हेडिंग लेके आएंगे। स्पेशल गुण है बच्चों राइमर्टिमियन रिएक्शन, जो पूरे केमिस्ट्री का मान लें, इस अध्याय का नहीं माने हम, पूरी केमिस्ट्री की सबसे इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसको लेके आएंगे। उसके साथ और भी टॉपिक अगर समय मिलता है तो बताएंगे। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे।